क्लास में। आज हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। बट इससे पहले पिछले चैप्टर में जो इस चैप्टर में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर के राइटर कौन है? माइकल मॉरफर्गो। अब इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था कि एक जो राइटर है यानी जो माइकल है वो एक कहाँ जाते हैं, ब्रिटपोर्ट पर जाते हैं। तो उन्हें वहाँ एक कबाड़ की शॉप दिखती है जिसमें उन्हें क्या मिलता है, एक रोल टॉप टेबल मिलती है जो उनको नीड होती है बट वो खरीद नहीं पाते क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है। बट कबाड़ की दुकान में जो टेबल मिलती है वो ठीक ठाक थी, ओक की बनी हुई थी, वो थोड़ी शैकी थी और थोड़ी भद्दी भी थी, क्लम्सली थी। तो वो क्या हो गया था, तो वो उसको सोच रहे थे खरीदे या ना खरीदे। बट जब उसने ओनर ने जो उसकी शॉप, जंक शॉप का ओनर था, उसने उनको बताया कि बहुत सस्ते में मिल रही थी तो उन्होंने वो ले ली। उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने उस टेबल को सोचा कि मैं क्रिसमस ईव को इसको रिपेयर कर दूंगा ताकि मैं इसे यूज़ कर सकूँ आगे के लिए। बट जब वो उसको रिपेयर करने जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, उसके अंदर एक ड्रॉर होता है, ड्रॉर के अंदर एक ब्लैक कलर का टिन का डब्बा होता है जिसमें लेटर लिखा होता है, जिम मैकफर्सन का लास्ट लेटर, जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का था, नेक्स्ट डे, क्रिसमस के नेक्स्ट डे का था 1914 में, और उसको मिला कब था, 1915 में। तो उसके बाद आगे क्या देखते हैं, उस लेटर में लिखा होता क्या, जो एक में कैरेक्टर है जिम मैकफर्सन और उनकी वाइफ, उनका नाम था कॉनी मैकफर्सन। तो जिम मैकफर्सन क्या थे, उन्होंने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था कि उन्होंने जो क्रिसमस ईव में वो दो आर्मीज थी वहाँ पर, जर्मन और ब्रिटिश, इन दो के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 में। उस डे के बीच, मतलब उस डे में जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके बीच में क्या हुआ था, क्रिसमस ईव पड़ा था। तो उस क्रिसमस ईव में जिम मैकफर्सन ने वहाँ पर क्या क्या सर्व किया, मतलब वहाँ पे क्या क्या एंजॉयमेंट की, वो उसको ब्रीफ कर रहा था कि दो आर्मीज क्या क्या चाहती हैं। तो उस स्टोरी में आगे ये बताया जा रहा था। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा लास्ट पैराग्राफ था, हमें स्टार्ट करना है हमें पेज नंबर 12 के सेकंड पैराग्राफ से। द समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट द फुटबॉल। अब उन्होंने क्या किया था, हमने जो कहा था उसमें कैरेक्टर था हैंस वुल्फ। वो कहाँ थे, जर्मन के क्या थे, सोल्जर थे जो उनके मेन हेड थे, और ब्रिटिश के कौन थे, टॉमी थे। इसमें एक चीज़ और बताई गई थी कि फ्रिट्स को क्या कहा जाता था, जर्मन का सोल्जर कहा जाता था, और टॉमी को ब्रिटिश का सोल्जर कहा जाता था। तो हैंस वुल्फ थे, वो जर्मन के सोल्जर थे, वो मेन हेड थे। उन्होंने क्या किया था, लोगों के साथ सॉसेज बांटे थे, यानी केक होता है जो मीट वाला केक होता है वो, उसके साथ मर्जीपन किया था। मर्जीपन मतलब एक ड्रिंक होता है। ये सब चीज़ें उन्होंने आपस में शेयर की थी। मतलब क्रिसमस ईव के दिन वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, युद्ध जैसा माहौल नहीं था, लोग आपस में बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उसके आगे क्या हुआ था, वो लोग आपस में बैठ के खा पी रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अब आगे क्या हुआ है, द समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट द फुटबॉल। हमें नहीं मालूम, हम लोग बैठे हुए थे, कौन, हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन, वो दोनों बैठे हुए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि बॉल कौन लेके आए, कौन सी फुटबॉल लेके आए वहाँ पर खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि हम कोई भी फेस्टिवल होते हैं तो नाच गा के या कोई गेम खेल के ही सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ पर क्या किया, उन सोल्जर्स में से किसी ने एक फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कॉस्ट वॉज डन इन द पारिस टू मेक अ गोल पोस्ट। जो ग्रे कलर के कोट्स, मतलब जो ग्रे कलर के कोट्स वगैरह जो वेयर किए थे जर्मन सोल्जर्स ने, उन्होंने क्या किया, जर्मन सोल्जर ने उसको क्या किया, जो कोट्स थे उनका क्या बना लिया, वो बना लिया होल, जो गोल करते हैं ना फुटबॉल के गोल करने के लिए दीवार बनाई जाती है, तो वो गोल स्पॉट्स बना लिया। एंड द नेक्स्ट थिंग्स वी नो इट वॉज टॉमी अगेंस्ट इट आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। अब क्या हुआ था, जर्मन के सोल्जर्स और टॉमी, यानी फ्रिट्स और टॉमी सोल्जर आपस में क्या हो गए, कंबाइंड हो गए, किसके लिए, फुटबॉल मैचेस के लिए। हैंस वुल्फ एंड आई लुक एट नॉट चीयर एंड ऑन एंड चीयर। अब क्या हुआ था, जब लोग गेम खेलने लगे तो हम लोग क्या करते, साइड में बैठ के उनको चीयर करते कि हाँ खेलिए और अच्छा खेलिए, इधर गोल कीजिए, इधर गोल कीजिए। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हैं, अगर किसी ने चौका मारा तो तालियां बजती हैं, या कोई विकेट ले लिया तो आप शो ऑफ करके सैड हो जाते हैं या चिल्लाते हैं कि हाँ ओ क्या हो गया, क्रिकेट में कैसा चला, मतलब एक विकेट लूज हो गई। अगर कभी 6 लग जाता है या 4 लग जाता है तो लोग चीयर करते हैं। हाँ, और जब जीतने लग जाते तो और चीयर करते ताकि जो मोटिवेट हो बंदा, जो खेल रहे हैं पर्सन्स, वो मोटिवेट्स हों। तो वैसे ही वहाँ पर हैंस वुल्फ ने और जिम मैकफर्सन वो क्या कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, मतलब प्रोत्साहित कर रहे थे सामने वाले सोल्जर्स को जो खेल रहे थे। क्लैपिंग कर रहे थे आवर हैंड्स एंड स्टैंपिंग योर फीट। क्या कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे और स्टैंपिंग कर रहे थे। स्टैंपिंग का क्या था, पैरों से आवाज़ करना। जब हम लोग क्या करते हैं, अगर बैठे रहते हैं, बैठ के हम तालियां भी बजाते हैं, हमारे पैर भी आवाज़ करते हैं, हम लोग अप एंड डाउन, ताकि हाथ की और पैरों की दोनों की आवाज़ आए। तो क्या होता है, माहौल पूरे एटमॉस्फेयर में वो आवाज़ गूंज रही होती है, जिससे क्या होता है, जो भी पर्सन खेल रहे होते हैं या कोई चीज़ होती है तो उसको क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट होता है वो उस चीज़ के लिए। तो वो अपने पैरों की आवाज़ भी कर रहे थे और क्लैपिंग कर रहे थे अपने हैंड्स को।
टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एनीथिंग। क्लैपिंग करने से क्या होता है, हमारे हाथों की हथेलियों में गर्मी आती है। अब वहाँ पे विंटर्स का टाइम था, क्रिसमस ईव थी, अब जानते हैं कितनी ठंड होती है। अब वहाँ जब वॉर चल रहा था तो उस जगह पे और भी ठंड थी, तो क्या करते अपनी हथेलियों को क्लैपिंग करके तालियां बजा रहे थे, अपने फीट से आवाज़ कर रहे थे, और उनको जितनी गर्मी हो सके मतलब क्या ठंड को रोकने के लिए वो ये सब काम कर रहे थे। There was a moment when I noticed breeze mingling in there and between us. फिर मैंने नोटिस किया, किसने नोटिस किया, जिम ने, क्योंकि जिम का ही लेटर पढ़ा जा रहा है ना, तो जिम ने नोटिस किया कि मेरी और उनकी मतलब जो हैंड्सफुल बैठे हुए थे और बाकी जो सोल्जर्स खेल रहे थे वो क्या हो रहे थे, उनकी और मेरी सांसें, इन हैंड्सफुल भी थे, जिम मैकफर्सन थे, बाकी जो वहाँ पे सैनिक खेल रहे थे, क्या होता सांसें सबकी आपस में क्या हो रही थी, मिंगलिंग हो रही थी। मिंगलिंग मतलब मिक्सिंग हो रही थी। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग खेलते तो ये नहीं देखते कि कौन कहाँ पे है, कैसा है, हम सब आपस में सिर्फ इंजॉय कर रहे होते हैं। जब हम लोग खेलते तो हमारी सांसें क्या होती है, बहुत तेज तेज ब्रीथ करने लग जाते हैं, तो वो क्या होती है, आपस में सब एक दूसरे से मिक्सिंग हो रही थी, दोनों की सांसें मतलब जितने भी लोग थे सबकी सांसें आपस में मिक्स हो रही थी। मिंगलिंग का मतलब है मिक्सिंग, यानी घुलना मिलना, आपस में घुल मिल रही थी। Jim McPherson had said after a while, I think he was this is how should resolve this war. अब वहाँ पे क्या हुआ, मिंगलिंग हुई बिटवीन अस, ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। किसने देखा, अब हैंड्सफुल ने देखा कि ये सब हो रहा है। हैंड्सफुल क्या कहते हैं, अब तक जिम मैकफर्सन कह रहे थे, अब हैंड्सफुल में कहते हैं आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। सॉरी, ही सॉ इट टू स्माइल जिम मैकफर्सन, ही सेड, उसने क्या कहा, हैंड्सफुल ने कहा कि जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय के बाद, जैसे क्या होता है हमें कोई बात कह रहे थे तो हम एक झटके नहीं कहते, हम मौका देखते हैं और सामने वाले के पर्सन का मूड देखते हैं कि वो कैसा बिहेव है। आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए, किसके लिए, युद्ध लड़ने के लिए। जब हम लोग युद्ध लड़ते हैं, अब जो दो सैनिक हैं वहाँ पर, जैसे बॉर्डर्स पे जो सैनिक लड़ रहे होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो खुद मर जाते हैं या सामने वाले को मार देते हैं, बट इससे क्या होता है, जो मरता है उसकी फैमिली वाले और उसकी कंट्री वाले को मतलब क्या दुख होता है। और सेम ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जो वहाँ पे हैंड्सफुल थे वो जर्मन के सोल्जर थे और जिम मैकफर्सन कहाँ थे, ब्रिटिश के सोल्जर्स थे। तब वो लोग क्या कर रहे थे, अब इसमें से हैंड्सफुल ने क्या सोचा, उसने कहा कि इन खेलों की तरह ही युद्ध की भी मतलब युद्ध होने की बजाय इन खेलों की तरह से युद्ध का निपटारा होना चाहिए, मतलब युद्ध के रिजॉल्व इसी तरीके से करना चाहिए, यानी युद्ध इसी तरीके से लड़ना चाहिए ताकि a football match, no one dies in football match, no children are orphaned और no wives are becomes widows। अब हैंड्सफुल ने क्या कहा, अगर युद्ध फुटबॉल की तरह खेला जाए, फुटबॉल खेला, जो जीता जो हारा वो देश जीता, तो उससे क्लियर हो जाता। तो इससे इनका कहने का क्या मतलब था कि ना कोई बच्चा अनाथ होगा, ना ही कोई मरेगा और ना ही कोई लेडीज यानी कोई वाइफ विधवा होगी। यहाँ पे ऑर्फन का मीनिंग दिया हुआ है अनाथ, विडो का मतलब विधवा होता है, जो लेडीज से जब उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं देन वो विडो हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, विधवा होना। तो हैंड्सफुल ने क्या कहा कि अगर इन गेम की तरह क्या होगा, अगर गेम खेलेंगे तो जो जीता वो देश जीत जाएगा और जो हारा वो देश हार जाएगा। इससे क्या होगा, कोई भी सैनिक मरेगा नहीं, ना ही कोई बच्चे अनाथ होंगे, ना ही कोई वाइफ विडो होगी। ये किसका कहना था, हैंड्सफुल। हैंड्सफुल कौन था, जर्मन का सोल्जर था। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। आई हैड प्रेफर्ड क्रिकेट। अब क्या कहा, जिम मैकफर्सन से हैंड्सफुल ने कह दिया था। अब मैकफर्सन क्या करते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं, कहते हैं आई हैड प्रेफर्ड क्रिकेट, बट मैं अगर कहूँगा तो मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा, मैं कहूँगा फुटबॉल की बजाय क्रिकेट से मैच सॉल्व हो। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तभी क्या हुआ, टॉमी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। अगर फुटबॉल खेला, फुटबॉल की बजाय क्रिकेट खेला जाएगा तो हम टॉमी यानी ब्रिटिश 100% जीत जाएंगे, प्रोबेबली है कि वो शायद जीत ही जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा, मैकफर्सन ने कहा। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। हमने क्या किया, जब उन्होंने क्या किया, हैंड्सफुल ने कहा फुटबॉल, मैकफर्सन ने क्या कहा, क्रिकेट। अब उसके बाद आपस में दोनों बातें करते रहे, फिर हंसने लग गए, हंसने के साथ साथ वो दोबारा मैच देखने लग गए। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। सेड टू से कॉनी फ्रिट्ज बॉर्न। तो उन्होंने क्या कहा कि फ्रिट्ज बॉर्न हो गए। किसने कहा, जिम ने लेटर लिखा था अपनी वाइफ को। जब उनसे हंसने के बाद उन्होंने क्या कहा कि फिर हम आवाज आई कि फ्रिट्ज जीत गए। फ्रिट्ज कौन थे, कि जर्मन फुटबॉल में जीत गए। 2 goals to 1, एक गोल से नहीं जीते, कितने गोल से जीते, 2 गोल से जीते। कौन जीत गए, जर्मन के लोग जीत गए। बट एज हैंड्सफुल जनरली सैड, जो हैंड्सफुल थे उन्होंने क्या कहा,
जनरसली मतलब उदारता से, मतलब क्या, अपने आप के मतलब दर्शाते हुए कि नहीं, बड़ा करते हुए सामने वाले को कि हम नहीं जीते, टॉमी ही जीते हैं। क्यों? क्योंकि द बॉल वॉज वाइडर देन डियर सो इट वॉज नॉट सो ही वॉज नॉट क्वाइट फेयर। उन्होंने क्या कहा, हैंस वुल्फ ने कहा कि हम नहीं जीते हैं, जीते टॉमी लोग ही हैं, पर कैसे? क्यों? क्योंकि उनका जो गोल था जर्मन के गोल से ज़्यादा चौड़ा और ज़्यादा बड़ा था, इसलिए टॉमी जीते हैं, हैंस वुल्फ यानी फ्रिट्ज नहीं जीते हैं। The time came and all too soon. अब क्या हुआ, टाइम आ गया था कि सबको अब जाना था। When the game was finished, गेम क्या हो गया था, फिनिश्ड हो चुका था। The satraps and the drum and the sauces have long since run out. अब क्या, जो सॉसेस पी रहे थे, जो खाना पीना खा रहे थे, जो ड्रिंक कर रहे थे, जो केक खा रहे थे, अब वो सब खत्म हो चुका। क्यों? क्योंकि वो मॉर्निंग से चल रहा था, गेम भी खत्म हो गया। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। अब हमें मालूम था कि मतलब क्रिसमस ईव खत्म हो गई, गेम्स खत्म, सब कुछ खत्म, तो अब ये सब गेम ओवर हो चुका है। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। अब क्या कहा, मैकफर्सन ने कहा हैंस वुल्फ से, गेम खत्म हुआ, सब अपने अपने जाने लगे अपने टेंट की तरफ। अब हैंस वुल्फ को मैकफर्सन ने हैंस वुल्फ से कहा कि आई विश हैंस वेल, कि आप सही रहें, एंड टोल्ड हिम, और मैंने उनसे कहा आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। उन्होंने क्या कहा कि मैं विश करता हूँ कि आप जल्दी ही अपनी फैमिली से मिलें, दैट द फाइटिंग वुड बी एंड वुड पुट ऑल गो होम। उन्होंने हैंस वुल्फ से कहा कि मैं विश करता हूँ कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो और अपने परिवार से मिले और आप जल्द से जल्द अपने घर जा सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई थिंक दैट इट वॉट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट्स। फिर मैंने ये कहा कि ऐसा हर कोई सोल्जर चाहता है, हर सोल्जर यही चाहता है कि वो जल्दी युद्ध खत्म हो, युद्ध की स्थिति ना रहे, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो वही उन्होंने कहा कि आई थिंक दैट इट व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, कि हर सोल्जर यही चाहता है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। हैंस वुल्फ सेड टेक केयर। हैंस वुल्फ ने अब क्या कहा, जिम मैकफर्सन ने क्या कहा कि जिम मैकफर्सन ने हैंस वुल्फ से कहा कि मैं विश करता हूँ कि युद्ध जल्दी खत्म हो, आप अपनी फैमिली के साथ बैठें, अपनी फैमिली से मिलें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तब हैंस वुल्फ ने क्या रिप्लाई किया कि मेरा मानना है कि हर सोल्जर यही चाहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे और ये युद्ध खत्म हो जाए। अब क्या कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन। हैंस वुल्फ से कहा, हैंस वुल्फ ने कहा कि टेक केयर जिम मैकफर्सन, कि आप अपना ख्याल रखिएगा। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट नॉर यू। क्या कहा उन्होंने कि मैं इस पल को नहीं भूल सकता और ना ही मैं आपको भूल सकता हूँ। He saluted and walked away from me slowly. उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको क्या किया, सैल्यूट किया जैसे सोल्जर्स करते हैं, और एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली, और मेरी तरफ से धीरे धीरे चलने लगे। मतलब मैं स्टे था, मैकफर्सन स्टे थे। उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें और इस मूवमेंट को कभी नहीं भूलूंगा, और वो धीरे धीरे कहाँ चलने लगे, अपने ट्रेंचेस की तरफ, यानी अपने अपने घरों की तरफ चल के अपने अपने टेंटों की तरफ चल दिए। He just want to become one of 100 of grey-coated men during back towards their trenches. Slowly, unwillingly का मतलब होता है foolishly, मतलब बेमन से, मतलब ना चाहते हुए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हम कोई काम नहीं करना चाहते फिर भी हमें वो काम करना पड़ता है, तो उसको कहेंगे अनविलिंगली। तो अनविलिंगली मतलब किसको लगा, मैकफर्सन को लगा कि हैंस वुल्फ क्या कह रहे थे, मतलब उनका जाने का मन तो नहीं है बट जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो लड़ रहे थे, युद्ध लड़ा जा रहा था दो देशों के बीच। बट एक वन डे था क्रिसमस ईव का, जहाँ पे उन लोगों ने एक दो देशों के सैनिक ना होकर एक इंसान होकर इंजॉय किया था, एक नॉर्मल पर्सन होकर इंजॉय किया था। क्यों? क्योंकि जो मैकफर्सन थे वो क्या करते थे, एज अ टीचर थे, और जो हैंस वुल्फ थे वो कौन थे, वो वायलिन बजाते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, नॉर्मल इंसान थे, तो वो दोनों एक दूसरे को समझते थे और वो यही चाहते थे कि हर चीज़ हैप्पीएस्ट मोमेंट हो। तो यहाँ पे उन्होंने जो वन डे हैप्पीएस्ट मोमेंट किया था वो एक दूसरे को भूलना नहीं चाह रहे थे और उस पल को एंजॉय करके मेमोरेबल बनाना चाहते थे। अब वो जा तो रहे थे बट उनका मन नहीं था, बट वो जा रहे थे। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट एज वंस एंड बिकम वन ऑफ 100 ग्रे कोटेड। वो क्या, वो जाते जाते एक बार मुड़े और एक बार हाथ हिलाया बाय के लिए। आफ्टर दैट वो ग्रे कोटेड में hundreds of grey coated men drifting back toward their trenches। अब क्या हुआ,
सारे, ड्रिफ्ट का मतलब होता है कैरिड बाय स्लो करंट, धीमे धारा से बहा लिए जाने वाला। मतलब क्या होता है, ये सब क्या होगा, बहुत सारी भीड़ जा रही है सेम कलर की। अब सोल्जर्स की ड्रेसेस तो सेम होती हैं, अब उसमें 10 लोग जा रहे हैं तब हम एक पर्सन को पहचान सकते हैं, बट हंड्रेड्स के काउंटिंग में सारे सैनिक जा रहे थे फ्रिट्स के, अब उसी में ही हैंसवुल्फ भी क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, यानी गायब हो गए, यानी उसमें बहा लिए गए, बहते चले गए उस ग्रे कोड की धारा में। तो यहाँ वो धारा नहीं है कि पानी बहने वाली या करंट बहने वाली धारा, यहाँ इस ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि वो इतने लोगों की भीड़ में बहते चले गए कि वो पहचान में नहीं आए कि उसमें से हैंसवुल्फ कौन है। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रे कलर का कोट था और जो सोल्जर्स सभी पहन रखे थे, उन्होंने सभी सोल्जर्स ने पहने हुए थे, और उसी प्रकार से हैंसवुल्फ भी उसी में मिक्स होते चले गए। ट्रेंचेस का मतलब होता है आपको यहाँ पे ट्रेंचेस, ट्रेंचेस का मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लिखवाया था, लास्ट क्लास की मीनिंग्स में होगा। ट्रेंचेस का मतलब क्या था, जो टेंट लगे होते हैं ना, वो टेंट, ये ड्राफ्ट अलग हो गया, जो सैनिक होते हैं अपने अपने ठिकानों की तरफ चले जाते हैं, वो चीजें हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, द नाइट बैक आवर ड्राफ्ट वी हेयर देम एंड सिंगिंग अ कैरल। अब क्या हुआ था, रात हो चुकी थी, सब अपने अपने ड्राफ्ट में चले जा चुके थे। ड्राफ्ट में मतलब शेल्टर फॉर सोल्जर मैन बाय डिगिंग अ होल, जैसे कहीं कहीं हमने टीवी में देखा होगा, जैसे कहीं कहीं लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं या लॉन्ग ट्रिप पे निकल जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने अपने जो कन्वेंस होते हैं, कन्वेंस के साथ अपने अपने टेंट भी लेके जाते हैं, जहाँ भी जाए गड्ढा खोदा वहाँ टेंट लगाकर स्टे करने लगेंगे, एक टाइप से टेंट टाइप का बना लेते हैं। तो वो चीज़ है, उन्होंने क्या किया, सबके सैनिकों के वो ट्रेंचेस बने हुए थे वहाँ पे, सॉरी ड्राफ्ट बने हुए थे, तो वो उसमें चले गए। अब जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे उन लोगों ने गाना शुरू किया। कौन? जो जर्मन थे यानी फिट्स थे, उन लोगों ने कैरल गाना शुरू किया। कैरल का मतलब गाना होता है, एंड कैरल सिंगिंग है ना क्वाइट ब्यूटीफुल, पर वो जो गा रहे थे ना वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही भव्य, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। इट वॉज स्टिल नचट साइलेंट नाइट। क्या गा रहे थे वो? स्टिल नचट साइलेंट नाइट। ये कौन गा रहे थे? जर्मन के फ्रिट्स लोग गा रहे थे। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस। हमारे बॉयज ने, अब किसने ये आवाज किसने सुनी? टॉमीज ने सुनी, यानी ब्रिटिश सोल्जर्स ने। उनके लड़के यानी जो ब्रिटिश थे, उन्होंने भी इनका साथ देने के लिए क्या किया, लय से लय मिलाते हैं, जैसे कोई गाता है तो फिर हम भी गाने लग जाते हैं, तो एक दूसरे से क्या होता है, इंजॉयमेंट बढ़ती है। तो जर्मन सोल्जर ने क्या गाया? स्टिल नचट साइलेंट नाइट। उन्होंने गाना शुरू किया, टॉमीज को भी अच्छा लगा। टॉमीज ने भी क्या किया, उनको राउजिंग किया। राउजिंग मतलब इंसाइट यानी उत्तेजित करना। अब हम लोग कोई सामने वाला गा रहा होता है, बेचारा शर्माएगा, तो हम क्या करते हैं, हम भी उसके साथ गाने लगते हैं, ताकि क्या होता है कि वो मोटिवेट होता है, वो भी गाने लगता है, सामने वाला भी गाता है, तो सबको इंजॉयमेंट होती है। तो अब वहाँ पर वो लोग इंजॉय कर रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल आवाज आ रही थी, लोग इंजॉयमेंट के साथ गा रहे थे। तो टॉमीज का भी क्या हुआ, टॉमीज के लड़कों ने भी क्या किया, उनको उत्तेजित किया, वो भी उनके साथ गाने लगे। व्हाइट शेफर्ड वॉच, वो क्या कर रहे थे? व्हाइट शेफर्ड वॉच। उन्होंने कहा स्टिल नचट साइलेंट नाइट, उन्होंने कहा व्हाइट शेफर्ड वॉच। जब उन्हें देखा गया, ये गाने का लय है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वी एक्सचेंज कैरल फॉर अ व्हाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। वी एक्सचेंज अ कैरल, हमने गानों को क्या किया, कोरस का मीनिंग आपको बता दिया, गाने वालों का गिरह, मतलब एक साथ जब बहुत सारे लोग गाते हैं उनको कहा जाता है कोरस। अब उसके बाद क्या था, हम लोगों ने गाना गाया, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया, उन्होंने भी गाया, हमने भी गाना, उन्होंने हमारा गाना गाया, हमने उनका गाना गाया, मिक्सअप होके एंजॉय किया। और क्या हुआ, व्हाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। अब उसके बाद क्या हुआ, वो हो गए साइलेंट। साइलेंट मतलब क्या, अब जो गाना वाना हो गया, खाना पीना आ गया, तब रात हो गई, बंदे सो गए, सारे के सारे सब लोग सो गए या आराम करने लगे, सारी तरफ सन्नाटा छा गया, बिल्कुल शांति थी। We had our time of peace and goodwill a time I will treasure as long I live. अब क्या किया, we had our time of peace and goodwill, हमने अपना एक टाइम लिया, एक सा मौका लिया जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा था, एक गुडविल, एक वस्तु की तरह हो गया था। ऐसे कोई होती है ना कि गुडविल, एक अच्छी गुडविल बनाई जाए या सामने वाले को देखा जाए। A time I will treasure as long I live, मुझे लगता है कि वो जो सामान हुआ था, यानी जो वो काम हुआ था, वो ऐसा था कि मेरे लिए जिंदगी में खजाने से बड़ा नहीं था, मतलब वो मोमेंट एक खजाने से बड़ा नहीं था। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस द नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, आई नो मेमोरी। सॉरी, उन्होंने क्या लिखा फिर लेटर में कि डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल जब क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये युद्ध नहीं होगा, बट डिस्टेंस, ये दूरी, एंड टेरिबल मूवमेंट,
जो भयानक मतलब बुरे ख्याल या बुरे पल होते हैं हमारी ज़िंदगी। क्यों? क्योंकि अब युद्ध होता है तो युद्ध में क्या होता है, कोई मरता है, कोई जीता है, कोई जीतता है और कोई हारता है। तो ये सारी सिचुएशन होती है, बहुत ही टेरिबल होती है, बहुत ही भयानक होती है, जो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो वहाँ पे पर्सन है सिर्फ वही मैटर कर सकते हैं कि कैसा फील होता होगा उन्हें। तो वही वो कह रहा है अपनी वाइफ से कि जो नेक्स्ट ईयर का क्रिसमस होगा ना, वो मतलब हम इस युद्ध तो नहीं होगा, हम इस युद्ध से दूर होंगे, बट जो ये भयानक पल हैं ये रह जाते हैं। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आज मैंने देखा कि दोनों आर्मीज यानी जो जर्मन की थी और जो ब्रिटिश की आर्मीज थी, क्या मैंने जाना उन्हें कि हाउ मच आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि वो कितना लंबा सुकून चाहती हैं, मतलब क्या वो अमन चाहती हैं, शांति चाहती हैं, वो युद्ध नहीं चाहती हैं। दोनों आर्मीज यानी दोनों कंट्रीज की जो आर्मीज होती है वो युद्ध नहीं चाहती है। आज ये मिलकर मुझे पता चला जर्मन के सैनिकों से। We shall together again soon, I am sure of it. हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। आगे हम सोचते हैं कि शायद हम टुगेदर रहें या नेक्स्ट क्रिसमस में आप तुमसे मिलने आऊँगा तो हम दोनों साथ ही रहेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है यू आर लर्निंग जिम। जिम का लेटर खत्म हो गया। क्वेश्चन में बोला गया हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। किसने लेटर लिखा था? जिम मैकफर्सन ने लिखा था। कब लिखा था? 1915 में लिखा था, क्रिसमस के नेक्स्ट डे पे 26 दिसंबर 1915। एंड व्हेन लिखा था, डेट आपको बता दी। हुम लिखा था, अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को लिखा था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल दैट हैपेंड। लेटर क्यों लिखा गया था? उसने अपनी वाइफ को क्रिसमस ईव में जो हुआ था उसके बारे में उसने बताने के लिए लिखा था। और क्या क्या बताया था उसने कि उन्होंने वहाँ फुटबॉल खेला, दोनों सैनिकों ने आपस में बहुत इंजॉय किया, खाना पीना खाया, ड्रिंक की, सॉसेस खाए, इंजॉय किया। हमें पता चला कि वहाँ पे लोग जो सैनिक हैं वो हमारे जैसे ही हैं, वो भी अमन शांति चाहते हैं, कि वो भी शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने एक इंजॉयमेंट, एक सैनिक के लिए दूसरे सैनिक के बारे में जाना, मतलब दूसरे कंट्री के सैनिक के बारे में जानना जिससे हम लड़ रहे हैं, कि वो क्या चाहते हैं। हम तो ये कि हमारे देश के साथ लड़ाई हुई तो हमने उसके साथ लड़ाई की, कि उन्होंने हम पे हमला किया, हमने उन पे हमला किया, बट एक्चुअल में वो आर्मीज क्या चाहती हैं जो ये लड़ाई लड़ रही होती हैं। तो वो चीज़ें हमने शेयर करने को मिली, तो वो उस चीज़ें उसने अपनी वाइफ से शेयर की थी, तो इसलिए उसने ये लेटर लिखा था। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have? They were not a soldier. क्या जॉब करते थे हैंस वुल्फ और मैकफर्सन जब तक वो आर्मीज में नहीं थे? हैंस वुल्फ पियानो बजाते थे ऑर्केस्ट्रा में, और जिम मैकफर्सन एक टीचर थे स्कूल में। हैंस वुल्फ ever been to Dorset? Why did he say knew it? क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे? यहाँ जहाँ पर जिम मैकफर्सन रहते थे, तो हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे। उन्होंने उस जगह के बारे में किताबें पढ़ी थी, और उनके पोएट, कोई फेमस पोएट्स भी थे जिसके नाम मैंने आपको कल बताए थे, उसके पोएट्स थे, और उन्होंने जितनी भी जानकारी थी कि वहाँ की सॉसेज, वहाँ की गलियाँ, वहाँ की ड्रिंक्स बहुत अच्छी हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने कहाँ पढ़ी थी? ये सब चीज़ें उन्होंने वहीं पढ़ी थी। फोर्थ क्वेश्चन था हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से न्यू इट? क्या कहा था कि डॉर्सेट, क्या कभी हैंस वुल्फ डॉर्सेट गए थे? तो हैंस वुल्फ डॉर्सेट कभी नहीं गए थे। उन्होंने डॉर्सेट के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, वहाँ की ड्रिंक्स, वहाँ के सॉसेज, सब कुछ उन्होंने किताबों में ही पढ़ा था, वो कभी डॉर्सेट नहीं आए थे। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम दी वॉर? हाउ डू यू नो दिस? आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस आए थे? तो नहीं आए थे। कैसे नहीं आए थे? क्योंकि उनका लेटर मिला था उनको। जिम मैकफर्सन नहीं आए थे, जिम मैकफर्सन का लेटर आया था सन 1915 में। उसके बाद उनका कोई भी लेटर नहीं आया, तो इकलौता वही लेटर था। तो इस वजह से वो हमें ये पता है कि वो जीवित नहीं है, यानी वो मृत, मतलब वो वॉर से वापस नहीं आए। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टैंजा की तरफ। आई फोल्डेड द लेटर अगेन। अब क्या किया, जो राइटर है यानी माइकल जो है, उन्होंने क्या किया, सारा लेटर पढ़ लिया, लेटर फिनिश हो गया। अब उन्होंने क्या किया, लेटर को फोल्ड किया जैसे वो था, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप। अब क्या किया, उसको फोल्ड किया और आराम से एनवेलप में जैसे था ना वैसे ही रख दिया, जैसे एक लेटर रखा होता है एज इट इज, उसको वैसे ही रैप करके रख दिया। आई केयर अवे ऑल नाइट। मैं पूरी रात सोया नहीं, बट मॉर्निंग न्यू व्हाट आई डिड आई हैड टू डू। बट मॉर्निंग में मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई चीज़ हमारे दिमाग में चलती है तो हमें रात को नींद नहीं आती, और वो तुरंत उठते हैं। मॉर्निंग जैसे ही होती है वो सुबह उठ के यही सोचते हैं, उन्हें मालूम होता है कि उन्हें क्या करना है। वो क्या करते हैं, आई ड्रोव इनटू ब्रेडफोर्ड। अब क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया, एक ड्रूव किया, मतलब कहाँ निकल गए, कहाँ की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ, कहाँ ब्रेडफोर्ड जाने के लिए, जो वहाँ से कुछ ही
दूरी पर था। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ ही दूरी पे था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच, मैंने एक लड़के से पूछा कि कॉपर बीच कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग, पर वहाँ पे जहाँ उसने एड्रेस दिया वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बट बर्न आउट अ शेल, एक झोपड़ा था जो जल चुका था। द रूफ गैपिंग, छतों पे गैपिंग आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि अगर जब जल जाता था कोई चीज़ तो ओपन हो जाता ना आधा, वो गैपिंग आ चुकी थी। गैपिंग का आपको मीनिंग दिया हुआ है वाइड ओपन माउथड, मतलब क्या चौड़ा चौड़ा मुंह हो जाता है ना जब कोई चीज़ जल जाती है, कोई चीज़ टूट हो जाती है, तो उसमें उतना डिफरेंस आ जाता है। द विंडोज बॉर्डेड अप, सारी विंडोज क्या हो चुकी थी? बेकार हो चुकी थी। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने क्या किया? उस घर के बगल में एक घर था, मैंने वहां नॉक किया। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन, तो मैंने उसे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ है? तो उन्होंने कहा ओह यस। सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, वो अपनी चप्पल पहनते हुए कह रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ उस लेडीज के बारे में। ही न्यू हर वेल, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, वो बहुत ही प्यारी बूढ़ी औरत है। ही टोल्ड मी अ बाइट मडल हेडेड, बट उसने क्या कहा कि बस उसका थोड़ा सा दिमाग में खराब सा है, मतलब क्या वो कंफ्यूज रहती है। मडल हेडेड का मीनिंग होता है कंफ्यूज, यानी असमंजस में, मतलब कुछ समझ ना आना, होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए, कंफ्यूज रहता है पर्सन, तो वो थोड़ी ऐसी हो चुकी थी। आगे वो बोलता है कि अ लवली लेडी हो गया, बट एट द हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, बट इस एज में होना ये लाजमी है। क्यों? क्योंकि उनकी एज कितनी हो चुकी थी? शी हैड बीन एंटाइटल्ड वॉज नॉट शी 101 years old, उस लेडीज की एज कितनी थी? 101 years old, यानी वो 101 साल की हो चुकी थी। और उस एज में मडल हेडेड होना, कंफ्यूज होना लाजमी था। उसने ये भी कहा कि बहुत प्यारी औरत है बट वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है। मडल हेडेड है यानी कंफ्यूज है, आपको कंफ्यूज का सिनोनियम भी मिल गया मडल हेडेड। तो ये क्या है? बहुत ही कंफ्यूज होने की वजह से वो क्या हो गई है? थोड़ी सी कंफ्यूज रह के थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो जाती है, तो उस टाइप की हो गई है। नो वन रियली नो हाउ टू फायर, शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट गॉट फायर, वो क्या था? उसके घर में क्या लग गई थी? आग लग गई थी जब उसे आग से निकाला गया। और किसी को नहीं मालूम कि वो आग कैसे लगी थी। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, मुझे नहीं, किसी को भी नहीं मालूम कि आग स्टार्ट कैसे हुई थी। बट इट कुड बी वेल हैव बीन कैंडल्स, बट मुझे यकीन है कि वो कैंडल से ही लगी होगी। शी यूज कैंडल रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल यूज किया करती थी बिजली की बजाय। क्यों? बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि जो बिजली होती है बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन अ टाइम, क्या हुआ था? जो फायरमैन आए थे उन्होंने टाइम से उसको उसमें से निकाल लिया था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, वो एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। कौन से नर्सिंग होम में है? बर्लिंगटन हाउस के नर्सिंग होम में है, जो डॉर्सेट में ही है, जो डॉर्सेट में है। रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, अदर टाउन ऑफ साइड्स के साइड में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रेडफोर्ड, ऑथर जो है यानी जो माइकल मोरपर्ग है वो वहाँ क्यों गए थे? वो क्यों गए थे? वो लेटर जो जिम मैकफर्सन का था वो लेटर मिसेस मैकफर्सन को देने गए थे। हाउ ओल्ड वॉज मैकफर्सन नाउ, अब वो कितने साल की हो चुकी है? 101 years की। वेयर वॉज शी, तो वो कहाँ? एक नर्सिंग होम में है जो डॉर्सेट के अदर टाउन पर है। अब आगे बढ़ते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली एनफ, मैंने बर्लिंगटन हाउस का नर्सिंग होम ढूंढ लिया था। देयर वॉज अ पेपर चैन इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, वाइट लैप्सेड एंजल। वहाँ मैंने क्या किया? नर्सिंग होम ईजिली ढूंढ लिया। वहाँ पर एक पेपर के थ्रू चैन बनी हुई थी, मतलब रास्ते बने होते ना जहाँ पे मार्किंग लगी होती है एरो टाइप की, वहाँ पेपरों से चैन बनी हुई थी किनारे किनारे पर। और क्या बनी थी? क्रिसमस ट्री की लाइटिंग लगी हुई थी, क्योंकि क्रिसमस ईव थी, जिस ईव वो गया था क्रिसमस ईव थी, तो वहाँ पर उसने वो सब काम स्टार्ट, मतलब वो मिलने चला गया। वहाँ पर क्या था? ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉफ्टेड एंजल। लॉफ्टेड एंजल का मतलब है यहाँ पर लॉफ्टेड दिया हुआ था आपको, एक तरफा क्या लगी थी? एक एंजल की मूर्ति लगी हुई थी। लॉफ्टेड का मतलब है एक तरफा, एक तरफ, यानी कोने में एक एंजल यानी एक फरिश्ते की मूर्ति लगी हुई थी। ऑन टॉप मतलब एक तरफा कोने में, टॉप पे एक एंजल की मूर्ति लगी हुई थी। तो आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन,
मैंने कहा वहाँ जाके कि मैं मिसेस मैकफर्सन का दोस्त हूँ, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेके आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was sitting and wearing a paper hat and singing. मैं क्या कर रहा था? I could see through into the dining room. मैंने क्या किया? Dining room. Dining room का मीनिंग यहाँ पे आपको दिया था, एक तो कंजर्वेटिव था, डिनिंग रूम था मतलब क्या, डाइनिंग रूम था, सॉरी डाइनिंग रूम में क्या था कि जहाँ पे खाना खाने की जगह थी वहाँ पे ग्लास का विंडो बना हुआ था, वहाँ से मैं अंदर पूरी तरफ से देख ले रहा था कि वहाँ पर अंदर क्या हो रहा है। सभी लोगों ने कौन सी कैप पहनी हुई थी? पेपर की हैट पहनी हुई थी, और क्या कर रहे थे? सिंगिंग कर रहे थे सॉन्ग, किसमें? क्रिसमस ईव की। द मैट्रन, मैट्रन मतलब जो वहाँ पे देख रेख करती हैं वो, उन्होंने भी टोपी पहनी हुई थी। सीम हैप्पी टू एनफ टू सी मी, वो मुझे देखकर भी बहुत खुश हुई थी। She even offered me a mince pie मतलब वहाँ उन्होंने केक ऑर्डर मतलब केक ऑफर किया था उनको। She walked along with the corridor of Mrs. Macpherson is not with their others. वो मेरे साथ चलना शुरू हुई मिसेस मैकफर्सन के पास ले जाने के लिए। वो कह रहे थे मिसेस मैकफर्सन के कोई दोस्त नहीं है और वो दूसरों के साथ कंफर्टेबल भी नहीं होती हैं, तो इसीलिए आज उनको अलग ही रखने का सोचा था। She told me she is rather confused, so we thought it best. उन्होंने क्या कहा था? जो वहाँ पे मैटर्न थी उन्होंने उनको ब्रीफ किया, किसको? जिम राइटर को मेंशन किया क्या कि मैकफर्सन थी ना, वो ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनका कोई दोस्त नहीं है। आज वो बता रही थी मुझे कि बहुत ही कंफ्यूज्ड है, तो इसीलिए हमने उनको अकेला ही छोड़ा है ताकि वो परेशान कम हो, रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएगी। She told me she rather confused today. We thought it best if she had a good rest. She has no family, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी, क्योंकि जिमी है उसकी फैमिली थी, उसके हस्बैंड थे। You know, no one visit to, वहाँ उनके साथ कोई मिलने नहीं आता था। So I am sure she will be only too pleased to see you. तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें देख के बहुत ही खुशी होंगी। So I am sure you will only too pleased to see. She took me into a conservatory with wicker chair. वो कहाँ मुझे पौधा गृह से लगते हुए रास्ते से लेके गई, मतलब जहाँ पे पोइट्री फॉर्म होती है, वो सॉरी पोइट्री नहीं, जहाँ पे वो पौधे लगे होते हैं, वो चीज़ें उस जगह से, मतलब साइड में सारे पौधे लगे हुए थे वहाँ पर, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन एटमॉस्फेयर होगा तो वहाँ पे तो क्या होता है, रिलीफ मिलती है, ऑक्सीजन अच्छी प्रोवाइड होती है। तो सारे वहाँ पे पौधे लगे हुए थे, वहाँ से होते हुए वो उसको लेकर आए। अब वहाँ पे पहुँचते ही वो कहाँ पहुँचे, तो उन्हें एक बूढ़ी लेडीज मिली। पॉटेड प्लेट अराउंड ऑन लेफ्ट मी, एक व्हीकल चेयर थी, मतलब जो व्हील चेयर होती है ना जिसपे लोग बैठे जो चल नहीं पाते हैं, तो उस पर बैठी हुई लेडीज आ रही थी। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग ऑन द व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, लैप मतलब गोद, जब हमारा हाथ हमारी गोद पे होता है, जब हम बैठे होते हैं तो हमारे टांगों पे होता है, तो उसको क्या कहेंगे, जहाँ द हैंड वर फोल्डेड ऑन अ लैप एंड सिटिंग। शी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू विस्पी बन। उन्हें क्या किया, उनके सिल्वर चांदी से बाल चमक रहे थे और जूड़े में बंधे हुए थे। शी वॉज गैजिंग आउट हिज गार्डन, वो क्या कर रही थी, गैजिंग। गैजिंग का आपका पास मीनिंग है घूर रही थी, किसको, गार्डन को। शी गैजिंग आउट एट ही गार्डन, सॉरी वो वहाँ घूर रही थी उसको, कब जब वो गार्डन से धीरे धीरे उसके पास आ रहा था ना, तो वो उसको घूर रही थी बाहर से। तो जैसे था हेलो आई सेड, शी टर्न एंड लुक्ड एट मी वैकेंटली। वो क्या किया उसने, जब मैंने उसे कहा कि हेलो, तो वो टर्न हुई और मुझे घूरने लग गई। वो मुझे घूरते घूरते उसने क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। उन्होंने क्या कहा, यानी जिम ने, सॉरी इन्होंने जो माइकल थे उन्होंने उससे क्या कहा कॉनी से कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी। तो उसने कहा आई वेंट एंड आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। मैं गया था तो मुझे ये मिला और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। कुछ समय तक तो उसने मेरे फेस से, मतलब मैं उससे बोल रहा था, उसकी नजर से मुझे ही घूर रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टिन बॉक्स ओपन किया और उस लेटर को उसके हाथ में दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद द रिकॉग्नाइजेशन। क्या हुआ था, ये एक मोमेंट था, जैसे ही मैंने उस टिन के डब्बे में उस लेटर खोल के उसके हाथ में दिया, तब उसके चेहरे पर एक स्माइल आई और वो बहुत ही मुस्कुराने लगी। वो मोमेंट था जिसके उसके चेहरे पे एक लाइट सी आ गई थी, एक चमक सी आ गई थी, कैसे खुशी की चमक आ चुकी थी। हर बिकम that was the moment of her eyes lit with an recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। मतलब क्या था, खुशी की चमक थी। suffused with मतलब glow of happiness यानी खुशी की चमक।
अबाउट द डेस्क, मैंने उसके डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया कि डेस्क क्या था, मुझे कैसे मिला, कहाँ से मिला। आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, पर मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे सुन रही है। फॉर अ वाइल, कुछ मिनट तक, शी सेड नथिंग, कुछ समय तक तो उसने कुछ भी नहीं बोला। बट स्ट्रॉक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, उसने उस लेटर को लिया, बस उसको छूती रह रही थी। कुछ समय तक उसने कुछ भी नहीं बोला, मैं जो बोल रहा था मुझे लगता भी नहीं था वो सुन रही है, बस उस लेटर को लिया, वो उसको छू रही थी, फील कर रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, सडनली वो क्या हुई, मेरे पास आई और क्या किया, उसने मेरे हाथ पर, टुक माई हैंड, मेरा हाथ लिया, एंड आईज वर फिल्ड अप विद टीयर्स, और उसकी आंखें जो थी वो पूरी आंसू से भर चुकी थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम, उसने क्या कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम घर वापस आओगे बाय क्रिसमस, क्रिसमस के दिन। डियरेस्ट, शी सेड, एंड है यू आर, कि आपने मुझे ये कहा था कि तुम मेरे मतलब तुम क्रिसमस ईव को यहाँ पे आओगे और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही प्यारा क्रिसमस है मेरे लिए इस पूरी दुनिया में। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, कम क्लोजर माई डियर जिम, सिट डाउन। उसको क्या फील हो रहा था कि जो पर्सन आया हुआ है, जो राइटर है, उस लेटर को उसने दिया है, तो उसको ये लग रहा है कि वो उस राइटर नहीं है, वो माइकल नहीं है, वो उसका हस्बैंड जिम है। उसने कहा कि तुमने मुझे ये कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे और अब तुम आ गए हो, ये मेरा क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है पूरी दुनिया में। तो उसने जिम, जो राइटर थे, उसको कहा कि मेरे क्लोजर आओ और मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बगल में बैठ गया, बिसाइड मीन्स बगल में, एंड किस माई चेक, और उसने क्या किया, मेरे गालों पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं ये लेटर हमेशा दिन में बहुत बार खोलती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी वॉइस अपने दिमाग में, अपने मतलब क्या होता है जब हम लोग कोई लेटर पढ़ते हैं, अगर हम उस पर्सन को जानते हैं तो हमें लगता है, क्योंकि अगर हमने उसकी आवाज़ सुनी है तो उसके लेटर लिखे हुए वर्ड पर हमें उसकी आवाज़ फील होती है। तो वही वो कह रही थी कि मैंने इस लेटर को बहुत बार पढ़ा है, बट मैं ये तुम्हारी आवाज़ के साथ अपने दिमाग में सुनना चाहती हूँ, अपने मन में बिठाना चाहती हूँ। इट वॉज ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, जो मुझे ये फील कराता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट योरसेल्फ, अब तुम इसे दोबारा पढ़ो अपने आप। आई वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो जिम डियर। अब उन्होंने जिम से पूछा, मतलब राइटर से पूछा। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी वॉइस दोबारा से सुनना चाहती हूँ। आई हैव लव दैट टू मच, मुझे बहुत प्यारा होगा। एंड परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा केक बनाऊंगा, मर्जीपन बनाएंगे। अराउंड आई न्यू हाउ मच यू लव मर्जीपन, अब उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मर्जीपन केक बनाऊंगी। केक क्या होता है, आलमंड्स वगैरह से मिक्स करके बनाया जाता है, तो वो केक भी बनाऊंगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वो केक कितना पसंद है। अब एंड ऑफ द चैप्टर में क्या हुआ कि कॉनी को ये लग रहा है कि जो पर्सन आया है, जो राइटर आया है, वो उसका हस्बैंड है, बट ऐसा तो नहीं है क्योंकि हस्बैंड तो उसके ऑलरेडी मर चुके थे। तो ये था आपके चैप्टर की स्टोरी, जो आपका था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आपकी चैप्टर के बीच बीच के मिडिल क्वेश्चंस में आपको क्लियर आउट कर चुकी हूँ, उसका कॉम्प्रिहेंशन एक बार और करते हैं। Who did Connie MacPherson think her visitor was? मैकफर्सन ने क्या सोचा, कॉनी मैकफर्सन ने क्या सोचा, जो उससे मिलने आया था वो कौन है। तो कौन था, उससे क्या लगा कि वो उसका हस्बैंड कौन था, जिम मैकफर्सन था। We sentence the next show that the visitor did not try to hide identity. कौन सा सेंटेंस आपको ये शो करता है कि visitor did not try to hide his identity, कौन सा लाइन वो शो कर रहा था जब वो एक्सप्लेन कर रहा था कि ये मुझे लेटर मिला, कैसे मिला, कहाँ कौन सी टेबल से मुझे मिला। तो ये चीज़ें आइडेंटिटी कर रही थी कि अपना ऑथर जो है वो इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहता था कि वो जिम मैकफर्सन नहीं है। चलते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट की तरफ। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड कीप जिम्स लेटर, गिव रीजन एंड यू आंसर। कितने समय तक उसने वो लेटर रखा, सन 1915 तक था और क्रिसमस ईव था। जिम्स के लेटर उसने अपने बहुत सारे टाइम तक रखा था, और क्यों रखा था ये भी हो गया। वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन, उसे क्या लगता है कि वो जो टेबल थी वो बेच दी गई। तो टेबल बेच नहीं दी गई थी, वो आग में जल चुकी थी, तो वो पूरा घर जल चुका था, सारी चीज़ें वेस्ट हो गई थी, तो वो कबाड़ में जा चुकी थी। वाई डू यू जिम एंड हाउंस थिंग्स गेम्स और स्पोर्ट्स वुड बी ऑलवेज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि जिम और हैंसफुल क्यों चाहते थे कि जो वॉर है वो गेम से ही कन्फ्लिक्ट हो जाए, युद्ध ना लड़ा जाए। तो वो क्यों चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ना ही कोई बच्चा अनाथ होगा, ना ही कोई मरेगा, ना ही कोई लेडी विधवा होगी या विडो होगी। डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
क्या आपको लगता है कि दो आर्मीज होती है वो एक जैसी होती है, अलग अलग होती है? आर्मीज हमेशा एक जैसी होती हैं, उस कंट्रीज की सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी सपोर्ट योर आंसर। क्या एविडेंस चाहिए होंगे इसमें कि वो लोग एक साथ खा रहे थे, खेल रहे थे, पी रहे थे। और हैंस का लास्ट सेंटेंस कि मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे गेम कैसे हो जाए, ये जो वॉर लड़े जाएं ये गेम के द्वारा ही लड़े जाएं, ताकि कोई भी मरे ना, ना ही कोई अनाथ हो, ना ही कोई विडो हो। तो ये चीज़ें थी जो उसमें मेंशन की गई थी। फिर है लास्ट का, मेंशन द वेरियस इन विच ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिकम फ्रेंड एंड फाइटिंग इन थिंग इन कॉमन एट क्रिसमस। उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। क्या पाया गया था, वो लोग एक दूसरे के साथ गा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, कोई किसी के साथ डिफरेंसेस नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी। व्हाट इज द कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट? कॉनी के लिए क्रिसमस प्रेजेंट क्या था, अपने हस्बैंड का जेम्स का लेटर। व्हाई इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? ये बेस्ट इसलिए था कि जो राइटर थे माइकल, मिसेस कॉनी को ये लगा कि जो राइटर है वो उसके हस्बैंड जिम ही है, इसलिए वो लेटर उनके लिए बेस्ट था। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स? क्या आपको ये टाइटल की स्टोरी अच्छी लगती है? अगर आप इसको कोई और अदर सुटेबल स्टोरी देना चाहें तो आप इसका कोई और अदर नाम भी रख सकते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, इसके आंसर्स कैसे कैसे होंगे, आपको स्टोरी ब्रीफ कर दी है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नई स्टोरी के साथ या नई कहानी या नई पोएम के साथ मिलेंगे। तो चलते हैं, बाय बाय।